संसद का बजट सत्र चल रहा है। आज चौथे दिन भी राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा जारी रहेगी। खास बात यह है कि आज लोकसभा में प्रधानमंत्री मोदी भी बोलेंगे। संसद के दोनों सदनों में सोमवार से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा शुरू हुई, तो लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तीखे हमले बोले। इस दौरान सदन में पीएम मोदी भी मौजूद थे। कांग्रेस नेताओं ने संसद में केंद्र सरकार के खिलाफ ताबड़तोड़ हमले किए, जिसके बाद अब सबको इंतजार पीएम मोदी के जवाब का है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 5 बजे लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलेंगे, जिसमें वो राहुल गांधी को जवाब दे सकते हैं। पीएम मोदी 6 फरवरी को राज्यसभा में भी धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलेंगे। 31 जनवरी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से बजट सत्र की शुरुआत हुई थी। पहले दिन संसद के दोनों सदनों में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया था। वहीं दूसरे दिन 1 फरवरी को वित्त मंत्री ने लोकसभा में देश का आम बजट पेश किया था, जिसमें 12 लाख रुपए तक की कमाई पर कोई टैक्स नहीं समेत कई ऐलान किए गए थे। महाकुंभ की भगदड़ को विपक्ष संसद के अंदर और बाहर दोनों ही जगह सत्ता पक्ष के खिलाफ मजबूत हथियार बनाना चाहता है। विपक्ष की कोशिश महाकुंभ को भगदड़ के बहाने योगी और मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा करने की है। ऐसे में महाकुंभ हादसे को लेकर आज सदन में फिर हंगामा देखने को मिल सकता है। संसद के दोनों सदनों में महाकुंभ में 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर हुई भगदड़ की गूंज सुनाई दे रही थी। बजट सत्र के तीसरे दिन भगदड़ में हुई मौतों को लेकर विपक्षी सांसदों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। अखिलेश यादव ने तो आरोप लगा दिया कि सरकार सच छिपा रही है। वो जो सत्य को छिपाए वो कभी योगी नहीं हो सकता है। वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद रामगोपाल यादव ने इशारों ही इशारों में गंगा किनारे शव दफन करने का गंभीर आरोप मढ़ दिया। यहाँ कुंभ खत्म होगा और लोग गंगा के किनारे जाएंगे और मिट्टी को खरोदेंगे तो लाशें निकलेंगी। समाजवादी पार्टी की सांसद जया बच्चन ने तो यहाँ तक कह दिया कि शवों को पानी में फेंक दिया गया है। बॉडीज जो पानी में डाल दी गई हैं, इसके ऊपर कोई सफाई नहीं दे रहे हैं। विपक्ष के आरोप के बाद बीजेपी ने पलटवार किया कि विपक्ष के लोग आस्था और सनातन पर सियासत कर रहे हैं। जिस प्रकार से कुंभ की व्यवस्थाएं हुई हैं, लोग की जातियों को भूलकर सनातनी के रूप में आए हैं, वो इस विपक्ष की पीड़ा है। वहीं लोकसभा में राहुल गांधी के चीन पर दिए बयान पर सियासी पारा हाई हो गया है। उनकी विदेश नीति और चीन को लेकर दिए बयान पर सत्ता पक्ष भड़क गया है और नेता प्रतिपक्ष से सबूत मांग रहा है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बजट सत्र के तीसरे दिन जब भाषण के लिए खड़े हुए, तो उन्होंने ऐसी बात कह दी जिस पर संसद में बखेड़ा खड़ा हो गया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर बोलते हुए राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि लद्दाख में चीन की सेना भारतीय क्षेत्र में घुसकर बैठी है। China is sitting on 4,000 square kilometers of land. That China has an industrial system far bigger than our industrial system, and that is why they have the guts to come inside. राहुल गांधी के इसी बयान पर सत्ता पक्ष के सांसदों ने विरोध किया। एनडीए सांसदों और संसदीय कार्य मंत्री ने कई बार आपत्ति भी जताई, लेकिन राहुल गांधी अपने बयान पर अड़े रहे। आप मन चाहे ऐसे सीरियस इशू पे कैसे बोल सकते हैं? मत बोलिए, ये देश के लिए ठीक नहीं है। राहुल गांधी के बयान के बाद संबित पात्रा ने राहुल गांधी को नया नाम दे दिया। राहुल गांधी जी ने सदन में अपना भाषण रखा। मुझे तो आज मन है कि मैं उन्हें राहुल जिनपिंग ही कहूँ। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण को लेकर सोनिया गांधी की टिप्पणी से भड़की बीजेपी ने कांग्रेस और गांधी परिवार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यही नहीं, बीजेपी ने सोनिया और पप्पू यादव के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस भी दिया है। बीजेपी ने कांग्रेस की राज्यसभा सांसद सोनिया गांधी और पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के खिलाफ विशेषाधिकार हनन का नोटिस दिया है। बीजेपी ने दावा किया कि सोनिया गांधी और पप्पू यादव ने सर्वोच्च पद की गरिमा को कम करने के इरादे से भारत के राष्ट्रपति के खिलाफ अपमानजनक और निंदनीय शब्दों का इस्तेमाल किया है और इसलिए संसदीय विशेषाधिकार, नैतिकता और मर्यादा के उल्लंघन का नोटिस पेश किया गया है। दरअसल बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने दोनों सदनों को संबोधित किया था। बीजेपी का आरोप है कि सोनिया गांधी ने राष्ट्रपति के लिए बेचारी शब्द का इस्तेमाल किया, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने ऐसे किसी भी शब्द के इस्तेमाल से इनकार किया है। मैंने देखा एक शब्द भी न उसमें अनपार्लियामेंट्री न डेरोगेटरी गरिमा को किसी ने ठेस पहुंचाई
तो वो श्री नरेंद्र मोदी की। वहीं दूसरी ओर विशेषाधिकार हनन का नोटिस मिलने के बाद पप्पू यादव की ओर से भी सफाई सामने आई है। बीजेपी या किसी पार्टी के बारे में आलोचना करना, राष्ट्रपति महोदय जी की आलोचना नहीं। वक्फ संशोधन बिल को लेकर सरकार और विपक्ष में बार पलटवार जारी है, लेकिन AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की सरकार को दी गई चुनौती ने फिर इस मुद्दे को हवा दे दी है। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान असदुद्दीन ओवैसी वक्फ संशोधन बिल को लेकर मोदी सरकार पर जमकर बरसे। उन्होंने दावा किया कि देश में सामाजिक अस्थिरता पैदा होगी। I am cautioning and warning this government. If you bring and make a waqf law in the present form, it has been rejected by the entire Muslim community. No waqf property will be left. Nothing will be left, I say. You want this country to take back into 80s and early 90s? It will be your responsibility. असदुद्दीन ओवैसी के शब्द बाण यही नहीं था। उन्होंने दावा किया कि मुस्लिमों की संपत्ति को कोई छीन नहीं सकता। The proud Indian Muslim, I will not lose an inch of my masjid. Forget about a masjid. I will not lose an inch of my dargah. I will not allow that. We will no more say and come and give a diplomatic talk over here. वक्फ संशोधन बिल को लेकर बनी JPC भी अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंप चुकी है। अब इस रिपोर्ट को जल्द ही लोकसभा में पेश किया जाएगा। और अब बात दिल्ली की। दिल्ली का बिग बॉस कौन होगा, राजधानी की जनता 5 फरवरी को तय कर देगी, क्योंकि चुनाव में दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी हुई है। दिल्ली में मतदान का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे, जिसके लिए पूरी तैयारियां कर ली गई है। दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक 13,766 मतदान केंद्रों पर 1,56,00,000 वोटर अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। शांतिपूर्ण चुनाव के लिए अर्धसैनिक बलों की 220 कंपनियां, 19,000 होमगार्ड और 35,626 दिल्ली पुलिसकर्मी तैनात किए गए हैं। दिल्ली के चुनाव में कई दिग्गजों की किस्मत दांव पर लगी हुई है, जिनमें अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, आतिशी, रमेश बिधूड़ी, प्रवेश वर्मा और संदीप दीक्षित शामिल हैं। दिल्ली में कुल 1,56,14,000 मतदाता हैं। इनमें 83,76,173 पुरुष वोटर्स हैं। वहीं 72,36,560 महिला वोटर्स हैं। अगर 18 से 19 वर्ष के वोटर्स की बात करें तो 2,08,302 मतदाता पहली बार दिल्ली विधानसभा चुनाव में अपना वोट कास्ट करेंगे। वहीं दिल्ली विधानसभा चुनाव की वोटिंग को लेकर पुलिस ने अपनी चौकसी बढ़ा दी है। दिल्ली पुलिस ने अर्धसैनिक बलों के साथ राजधानी के कई इलाकों में फ्लैग मार्च किया। चुनाव से जुड़ी सभी एजेंसियां भी अलर्ट मोड पर हैं। खासकर राजनीतिक दलों ने जुड़े नेता हैं, स्टार प्रचारक हैं और प्रत्याशियों की गतिविधियों पर पैनी नजर भी रखने का निर्देश दिया है। दिल्ली की सड़कों पर कदम ताल करते ये हैं दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बलों के जवान, जो 5 फरवरी को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए पूरी तरह मुस्तैद हैं। दिल्ली पुलिस ने अर्धसैनिक बलों के साथ कमला नगर, तिलक नगर समेत कई इलाकों में फ्लैग मार्च किया। निष्पक्ष और शांतिपूर्ण चुनाव करवाने के लिए फ्लैग मार्च निकाला गया। इसके अलावा पुलिस ने संवेदनशील इलाकों में भी अपनी गश्त बढ़ा दी है। दिल्ली पुलिस सोशल मीडिया पर भी निगरानी रख रही है, जिससे चुनाव को लेकर कोई अफवाह न फैलाई जाए। एक इलाके में जो एक मैसेज जाना ये जरूरी है कि दिल्ली पुलिस पूरी तरह से तैयार है शांतिपूर्वक और एक निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए। वो एक फील जनता को देने के लिए अलग अलग इलाकों में फ्लैग मार्च हम लोगों ने करवाया है। दिल्ली विधानसभा की 70 सीटों के लिए 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे, जिसके नतीजे 8 फरवरी को सामने आएंगे। ऑनरेबल इलेक्शन कमीशन के जो डायरेक्शंस होते हैं उसमें हमने जो कार्रवाई करने हैं वो सारे अमल में लेकर आए हैं। जैसे कि एरिया में फुट मार्चेस हो रहे हैं, एरिया डोमिनेशन एक्सरसाइजेस हो रहे हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए अभी वोट भी नहीं डाले गए हैं, लेकिन उससे पहले भी जो सभी राजनीतिक दल हैं वो अपनी अपनी जीत के दावे कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भविष्यवाणी की कि चुनाव में आपकी 55 सीटें आ रही हैं। अरविंद केजरीवाल ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, मेरे अनुमान के मुताबिक आम आदमी पार्टी की 55 सीट आ रही है, लेकिन अगर महिलाएं जोर लगा दें और अपने घर के पुरुषों को भी आपको वोट देने के लिए समझाएं तो 60 से ज्यादा सीटें भी आ सकती हैं। वहीं बीजेपी नेता और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दावा कर दिया है कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बन रही है और वो जीत के बाद जलेबी का भंडारा देंगे। 8 तारीख के बाद जलेबी का भंडारा मैं देने आऊंगा।
दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत का दावा कांग्रेस पार्टी भी कर रही है। हालांकि चुनाव नतीजे 8 फरवरी को आएंगे, जिसके बाद तय हो जाएगा कि दिल्ली की जनता ने किसके दावों पर अपनी मुहर लगाई है। आज देख लीजिए माहौल क्या है, कांग्रेस की लहर है और कांग्रेस वापसी कर रही है। तो 8 फरवरी को ये पता चल जाएगा कि अगले 5 साल तक जनता किसे सत्ता का स्वाद चखने का मौका देगी और किसे विपक्ष में बैठने का जनादेश, क्योंकि सभी दलों के दिग्गजों ने दिल्ली में पूरी ताकत लगाई हुई है। दिल्ली चुनाव में इस बार सभी राजनीतिक दलों ने खूब पसीना बहाया है, क्योंकि दिल्ली के दंगल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 रैलियां की, तो गृह मंत्री अमित शाह ने 14 रैलियां कर आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा। वहीं सबसे ज्यादा 37 रैलियां अरविंद केजरीवाल ने की। राहुल गांधी ने दिल्ली चुनाव में 9 रैलियां की, जबकि प्रियंका गांधी ने 7 जनसभाओं में हुंकार भरी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिल्ली में 6 रैलियां की। पीएम मोदी भविष्यवाणी कर चुके हैं कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी। हमारा एक ही मिशन, एक ही लक्ष्य होना चाहिए। आपदा को हटाएंगे, भाजपा को लाएंगे। आपदा को हटाएंगे। साथियों, 8 फरवरी को शानदार विजय सभा में हम मिलेंगे। विजय निश्चित है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे की तारीख सामने आ गई है। सूत्रों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी 13-14 फरवरी को वॉशिंगटन पहुंच सकते हैं, जहां उनकी मुलाकात 13 फरवरी को अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से हो सकती है। इस दौरे में व्यापार, रक्षा और तकनीकी साझेदारी पर चर्चा हो सकती है। पीएम मोदी फ्रांस में 10-11 फरवरी को एआई एक्शन समिट में भाग लेने पेरिस पहुंचेंगे और उसके बाद वो पेरिस से सीधे वॉशिंगटन जा सकते हैं। 13-14 फरवरी को अमेरिका दौरा कर सकते हैं। ट्रंप ने पीएम मोदी को व्हाइट हाउस का न्योता दिया था। 27 जनवरी को ट्रंप और पीएम मोदी की फोन पर बातचीत हुई थी। मोदी ट्रंप की ये 8वीं मुलाकात होगी। पहली बार वॉशिंगटन में 26 जून 2017 में दोनों मिले। उसके बाद 30 नवंबर 2018 को अर्जेंटीना में G20 समिट में मुलाकात हुई थी। उसके बाद 28 जून 2019 को जापान में G20 समिट में दोनों मिले। फिर 26 अगस्त 2019 को फ्रांस में G7 समिट में दोनों की मुलाकात हुई। उसके बाद 22 सितंबर 2019 को अमेरिका के ह्यूस्टन में हाउडी मोदी कार्यक्रम में दोनों की मुलाकात हुई। उसी साल 24 सितंबर 2019 को न्यूयॉर्क में यूएनओ समिट के दौरान दोनों मिले। उसके बाद 24-25 फरवरी 2020 को अहमदाबाद में नमस्ते ट्रंप कार्यक्रम में दोनों मिले। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज प्रयागराज के दौरे पर रहेंगे, जहां वो महाकुंभ में कल होने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे की तैयारियों का जायजा लेंगे। आज महाकुंभ में भूटान के नरेश भी आस्था की डुबकी लगाएंगे। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज एक बार फिर महाकुंभ पहुंचेंगे, जहां वो मुख्य रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम की तैयारियों का जायजा लेंगे। पीएम मोदी का 5 फरवरी को महाकुंभ में पहुंचने का कार्यक्रम प्रस्तावित है। सीएम योगी आज सुबह 10:10 पर प्रयागराज पहुंचेंगे। संगम रोज, अक्षय वट और हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन करेंगे। डिजिटल महाकुंभ एक्सपीरियंस सेंटर सेक्टर 3 का भ्रमण करेंगे। इसके बाद त्रिवेणी संकुल जाएंगे। दोपहर 3:15 बजे लखनऊ के लिए सीएम योगी रवाना हो जाएंगे। सीएम योगी आज भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक के साथ संगम में आस्था की डुबकी लगाएंगे। भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक महाकुंभ में स्नान और दर्शन पूजन के लिए कल लखनऊ पहुंचे, जहां खुद सीएम योगी ने चौधरी चरण सिंह एयरपोर्ट पर भूटान नरेश जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक की अगवानी की। एयरपोर्ट पर कलाकारों ने उनका स्वागत किया। भूटान नरेश ने भी कलाकारों की हौसला अफजाई की। बसंत पंचमी पर मां सरस्वती का ध्यान कर साधु संतों और करोड़ों श्रद्धालुओं ने संगम में आस्था की डुबकी लगाई। मौनी अमावस्या पर अमृत स्नान के दौरान हुई भगदड़ के बाद बसंत पंचमी के अमृत स्नान पर सभी प्रमुख स्थलों पर भीड़ को संभालने के लिए अतिरिक्त पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था। महाकुंभ नगर की पावन भूमि पर ज्ञान की देवी मां सरस्वती के जन्मोत्सव पर करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ी और पवित्र संगम में आस्था की डुबकी लगाई।
महाकुंभ में अब तक 35 करोड़ से ज्यादा लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। 14 जनवरी यानी मकर संक्रांति पर 3.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया, जबकि 29 जनवरी को मौनी अमावस्या पर 8 करोड़ श्रद्धालुओं ने स्नान किया। 3 फरवरी यानी बसंत पंचमी के दिन 2.5 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने संगम में डुबकी लगाई। बसंत पंचमी के सफल स्नान की साधु संत भी तारीफ कर रहे हैं और अगले कुंभ की तैयारियां प्रयागराज से सीखने की नसीहत भी दे रहे हैं। वहाँ की सरकारों को भी मैं कहूँगा कि आदरणीय मुख्यमंत्री योगी जी से सीखें किस प्रकार यहाँ पर मेले को विस्तृत किया। जैसे जैसे महाकुंभ आगे बढ़ रहा है, श्रद्धालुओं की आस्था का ज्वार और ऊंचा उठ रहा है। ये आयोजन न सिर्फ आध्यात्मिक शक्ति का केंद्र बना हुआ है, बल्कि भारत की धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक धरोहर विश्व भर का ध्यान खींच रहा है। वहीं महाकुंभ में एक फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। कुछ लोग टेंट सिटी में 100 से ज्यादा लग्जरी टेंट बनवाकर पैसे कमा रहे थे, लेकिन जब कुछ टेंट्स में आग लगी तो उनका भंडाफोड़ हो गया। अब प्रशासन ने अवैध टेंट्स पर ताला लगा दिया है। ये तस्वीर 5 दिन पुरानी है। जिस जगह पर ये टेंट आग में जलकर खाक हो रहे हैं, उसी इलाके में लाखों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। तस्वीरें संगम नगरी के झूसी इलाके की है, जहां छतनांग घाट स्थित नागेश्वर पंडाल में आग लगी थी, जिसमें 15 टेंट जलकर खाक हो गए थे। इस घटना के बाद यहां अवैध टेंट सिटी होने की बात सामने आई थी, जिसमें 100 से ज्यादा लग्जरियस टेंट थे, जो जूना शिविर नाम से संचालित किए जा रहे थे। टेंट के लिए किसानों से जमीन लीज पर ली गई थी। देसी विदेशी श्रद्धालुओं ने भारी संख्या में एडवांस बुकिंग की हुई थी। लेकिन घटना के बाद संचालकों और ठेकेदार समेत कुल 8 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया गया है। महाकुंभ के नाम पर बिना अनुमति के टेंट सिटी संचालित करने और श्रद्धालुओं के साथ धोखा करने की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। शासन ने मौके पर पहुंचकर अवैध टेंट सिटी को खाली कराकर ताला लगा दिया है। 3 दिन पहले ही एबीपी न्यूज ने ग्राउंड जीरो पर जाकर प्रमुखता से खबर दिखाई थी और अब प्रशासन जागा है। गृह मंत्री अमित शाह आज दिल्ली में बड़ी बैठक करने वाले हैं, जिसमें ये बैठक जम्मू कश्मीर की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर की जाएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू कश्मीर पर सुरक्षा समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इस बैठक में गृह मंत्रालय के आला अधिकारी और जम्मू कश्मीर सिक्योरिटी ग्रिड से जुड़े वरिष्ठ अधिकारी शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के मुद्दे पर होने वाली बैठक का मुख्य एजेंडा सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा दुरुस्त करना है। अमित शाह की अगुवाई में होने वाली बैठक में जीरो टेरर प्लान पर जोर दिया जाएगा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में आतंक विरोधी अभियान को और धारदार बनाने की रणनीति पर भी मंथन होगा। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले साल 19 दिसंबर को जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर समीक्षा बैठक की थी, जिसमें उन्होंने सभी एजेंसियों को जम्मू कश्मीर में आतंकवाद को खत्म करने पर जोर दिया था। जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर गृह मंत्री अमित शाह की इस साल की ये पहली बड़ी बैठक है, जो नई दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक में होगी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बजट को लेकर केंद्र सरकार की तारीफ की है। उन्होंने आयकर में राहत देना अच्छा कदम बताया। साथ ही इंडिया गठबंधन में उभरे मतभेद को खत्म करने के लिए नेताओं को बैठकर बात करने की सलाह भी दी है। विपक्षी इंडिया गठबंधन की सहयोगी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता और जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने एक बार फिर पीएम मोदी की तारीफ की है। उन्होंने कहा कि आयकर में राहत देना अच्छा कदम है। The implementation of the middle class benefits and there is more money in people's pockets that will benefit the economy. उमर अब्दुल्ला ने विपक्षी इंडिया गठबंधन में हो रहे बिखराव पर दुख जाहिर किया। कभी न कभी तो इंडिया अलायंस को हमें बैठ के बात करनी होगी कि आगे जाके हमारी रणनीति क्या रहेगी, क्योंकि इस तरह अगर हम बिखर गए तो ये मुल्क के लिए अच्छी बात नहीं है। उमर अब्दुल्ला ने फिर कहा कि भले ही इंडिया गठबंधन कामयाब नहीं रहा, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद विपक्ष संख्या बल में मजबूत हुआ है। आखिरकार हम एक साथ आए थे बीजेपी को रोकने के लिए। चलिए कामयाब नहीं हुए, लेकिन काफी हद तक जो है पार्लियामेंट में अगर आप देखें तो ऑपोजिशन की तादाद बढ़ गई है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ये भी कहा कि दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद इंडिया गठबंधन को एक बैठक बुलाकर आगे की रणनीति पर चर्चा करनी चाहिए। हरियाणा की नायब सैनी सरकार के मंत्री अपने ही मुख्यमंत्री पर लगातार मोर्चा खोले हुए हैं। इनमें सबसे बड़ा नाम है अनिल विज का, जो कभी कभी सीधे तो कभी कभी इशारों से नायब सैनी सरकार पर निशाने साध रहे हैं।
हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज के तेवरों ने अपनी सरकार के खिलाफ मुश्किल खड़ी कर दी है। उन्होंने दावा किया कि सरकार में किसी की सुनवाई नहीं हो रही है। हमारी पार्टी सरकार ठीक ढंग से काम करे, मुख्यमंत्री जी लोगों की बातों को सुने। अनिल विज ने सिर्फ अपना दर्द ही बयां नहीं किया, बल्कि आरोप लगाया कि चुनाव में अधिकारियों और पार्टी के नेताओं ने उन्हें हराने के लिए साजिश रची थी। विज के शब्दों के तीर अपने मुख्यमंत्री पर भी चले। जिस दिन से मुख्यमंत्री जी बने हैं तो बोलने नहीं गया, जिसके उतरे जनता के उत्तर मुझे हराने का और यहाँ तक कि मुझे मरवाने का भी प्रयास किया। दरअसल अनिल विज हरियाणा विधानसभा चुनाव में जीत के बाद खुद को नजरअंदाज करने को लेकर पहले से ही नाराज बताए जा रहे हैं। राजस्थान विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश कर दिया गया है। जबरन धर्म परिवर्तन के मामले में दोषी पाए जाने पर 10 साल तक की सजा हो सकती है। राजस्थान विधानसभा में सोमवार को धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश किया गया। कैबिनेट मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने इस विधेयक को सदन के पटल पर रखा। विधेयक में अवैध रूप से धर्म परिवर्तन कराने के मामले में दोषी पाए जाने वाले व्यक्ति को 10 साल तक की कैद और 50,000 रुपए तक के जुर्माने का प्रावधान है। कानून के तहत अवैध धर्म परिवर्तन संज्ञेय अपराध और गैर जमानती होगा। इसमें गलत बयानी, बल प्रयोग, गलत प्रभाव, उत्पीड़न, प्रलोभन, छल या जबरन शादी के जरिए धर्म परिवर्तन को अपराध माना जाएगा। स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन करने वालों को 60 दिन पहले ही डीएम को हलफनामा देना होगा। एक धर्म से दूसरे धर्म में विधि विरुद्ध परिवर्तन और उनसे संबंधित या आंशिक विषयों पर उपबंध करने के लिए ये विधेयक लाया गया है। 2008 में वसुंधरा राजे की सरकार के समय भी इस बिल को लाया गया था। तब केंद्र में यूपीए की सरकार थी और ये बिल अटक गया था। दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में बीएपीएस हिंदू मंदिर आम श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। स्वामीनारायण हिंदू मंदिर और सांस्कृतिक परिसर में महंत स्वामी महाराज की अगुवाई में पवित्र प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ। जोहान्सबर्ग में बोचासन वासी अक्षर पुरुषोत्तम स्वामी नारायण यानी बीएपीएस स्वामी नारायण हिंदू मंदिर के महंत स्वामी महाराज की अगुवाई में पवित्र प्राण प्रतिष्ठा समारोह हुआ, जिसमें दक्षिण अफ्रीका के उपराष्ट्रपति पॉल माशातिले भी शामिल हुए। ये मंदिर हिंदू धर्म, भारतीय संस्कृति और अंतर धार्मिक संवाद का प्रतीक माना जा रहा है। मंदिर का उद्घाटन और प्राण प्रतिष्ठा समारोह न केवल हिंदू समुदाय के लिए बल्कि दक्षिण अफ्रीका की बहुसांस्कृतिक धरोहर के लिए भी एक अहम पल था। बीएपीएस की ओर से आयोजित होप एंड यूनिटी फेस्टिवल के तहत ये उत्सव 12 दिनों तक मनाया जाएगा। ये मंदिर जोहान्सबर्ग के नॉर्थ राइडिंग में स्थापित किया गया है, जो दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। मंदिर 5.9 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। 37,000 वर्ग मीटर भू क्षेत्र पर मंदिर का निर्माण हुआ है। ये परिसर हिंदू धर्म, कला, संस्कृति और आध्यात्मिकता का एक केंद्र है। मंदिर परिसर में 100 से ज्यादा पेड़ लगाए गए हैं। तो दिल्ली विधानसभा चुनाव के नतीजे 8 फरवरी को सामने आएंगे, लेकिन इस चुनाव में जिसने सबका ध्यान अपनी तरफ खींचा है वो है उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, जिन्होंने अपने अनोखे अंदाज से अलग जगह बनाई। दिल्ली में विधानसभा के चुनाव प्रचार का शोर पूरी तरह से थम चुका है, लेकिन इसकी गूंज अब भी दिल्ली की गलियों में बाकी है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली के दंगल में 32 रैलियां की, जिसमें उन्होंने अपने सियासी बयानों से विपक्षियों को खूब धोया। अन्ना हजारे का आंदोलन चल रहा था, तो उस समय मुझे अच्छी तरह याद है, इन्होंने तब उस समय कहा था कि हम राजनीति में नहीं आएंगे। ये राजनीति में आ गए। इन्होंने कहा हम चुनाव में गए और कहा हम गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे। अरे गाड़ी बंगला छोड़िए, इन्होंने 8 बंगलों को एक महल बना दिया, शीश महल, और इतना बड़ा शीश महल का घोटाला कर दिया। सरल सहज छवि के लिए जाने जाने वाले पुष्कर सिंह धामी शीश महल, यमुना में गंदगी और सेना को अपमानित करने जैसे मुद्दों को जनता के बीच ले गए। मैं देखता हूँ माँ, जब यमुना जी हमारी यमुनोत्री से निकलती है तो संजीवनी है वहाँ, और यहाँ पहुँचते पहुँचते क्या हाल हो जाता है। फिर कहते हैं हरियाणा के लोगों ने इसको जहर मिला दिया। अब बताइए, इतनी घटिया बात कोई कर सकता है क्या? दिल्ली में विशेष सत्र बुलाते हैं विधानसभा का और कहते हैं
कि सेना जो है सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत पेश करे। भाई सेना का अपमान करते हैं। पुष्कर सिंह धामी ने अपनी सभाओं में विपक्षी दलों के झूठ और वादों की पोल को खोला। कभी मोहल्ला क्लिनिक के नाम पर घोटाला, कभी क्लासरूम पर घोटाला, कभी शराब का घोटाला, उस घोटाले में भी घोटाला। 15 विधायक जेल में, 8 से ज्यादा मंत्री जेल में, मुख्यमंत्री जेल में, उप मुख्यमंत्री जेल में, सांसद जेल में, एक के बाद एक घोटाला। दिल्ली के रण में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने नई दिशा दी है। पूरे दिल्ली में भाजपा की बड़ी जीत होगी। यहाँ डबल इंजन का सरकार लगेगा, विकास तेज गति से आगे बढ़ेगा। आपदा की सरकार पिछले 10 सालों से चल रही है। लोगों ने देखा है, उन्होंने भ्रष्टाचार किए हैं, घोटाले किए हैं, वायदा खिलाफी करी है और जो वायदे किए थे वो पूरे नहीं किए हैं। पुष्कर सिंह धामी की एक पहचान उत्तराखंड में थूक जिहाद, लैंड जिहाद, लव जिहाद और अवैध धर्मांतरण पर कठोर कदम उठाने की भी है। साथ ही वो राज्य में यूसीसी भी लागू कर चुके हैं।